है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले उस कंपनी का रिसर्च कैसे करते हैं, उस कंपनी के बारे में कैसे पढ़ते हैं और फिर एक रैशनल डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और फिर अगर इन्वेस्ट करना भी है तो किस प्राइस पे, व्हाट वुड बी द जेन्युइन प्राइस जहां पर हम इस कंपनी में या कंपनी में एंट्री ले सकते हैं, वो हमें क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है मिश्रा धातु निगम। ये एक स्टील और एल्यूमिनियम अलॉयज बनाने वाली कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत नीश कैटेगरी में है और गिने चुने बहुत 3-4 ऐसे इंडस्ट्री है जहां पर इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस इंडस्ट्री में प्लेयर बहुत कम है। यानी मिश्रा धातु इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जिसके पास ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है डोमेस्टिक में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक वर्चुअल मोनोपोली है जो प्रोडक्ट ये बनाती है और जिस इंडस्ट्रीज को ये सर्व करती है उसमें इसका एक वर्चुअल मोनोपोली। चलो देखते हैं क्या है इसका बिजनेस, क्या प्रोडक्ट ये बनाती है, आगे इसका क्या स्कोप है और क्या फ्यूचर में इसका कोई ग्रोथ पोटेंशियल है भी या नहीं। तो इसको स्टडी करते हैं और फिर वहां से एक रैशनल डिसीजन बनाते हैं। तो द कंपनी इज मिश्रा धातु निगम। कंपनी क्या करती है, कंपनी का अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड was incorporated in the year 1973 at Hyderabad as a government of India enterprise। तो 1973 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था as a government of India enterprise under Ministry of Defence। तो this is again important कि ये डिफेंस के अंडर में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो कहीं ना कहीं द मोटिव वाज कि हम डिफेंस को हेल्प कर पाए, डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करने में, डिफेंस इंडस्ट्री को नीड को फुलफिल करने में ये कंट्रीब्यूट कर सके ये कंपनी। मिधानी ये शॉर्ट फॉर्म है, मिश्रा धातु निगम का शॉर्ट फॉर्म है मिधानी। तो मिधानी अचीव द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2009। तो 2009 में इनको, इस कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में शामिल किया गया। इनका टेक्नोलॉजी का बात करें तो प्राइम प्रोडक्शन एजेंसी फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट which cater to niche end user segment। तो अपने को जो समझना है जब हम किसी भी कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं तो इतना लंबा चौड़ा जो हिस्ट्री लिखा होता है वो सब कुछ हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग को ध्यान से समझना चाहिए। वो ये है कि ये एक नीश एंड यूजर सेगमेंट में। तो अगर मान लीजिए आप कोई पॉइंट बना रहे हो कोई कॉपी में या कहीं पर भी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, एक कंपनी को हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, तो पहला चीज हमें क्या नोट करना होता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि एक नीश एंड यूजर सेगमेंट में है। तो एंड यूजर सेगमेंट बहुत लिमिटेड है, बहुत नीश है, जहां पर हर कोई सप्लायर नहीं बन सकता। तो ये कौन कौन से एंड यूजर सेगमेंट में है? डिफेंस में है, स्पेस में है एंड एनर्जी में। तो आई वुड से एनर्जी अभी भी बहुत स्मॉल पार्ट है इस बिजनेस का, तो इसको एनर्जी नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। तो मेन इनका जो बिजनेस आता है वो डिफेंस से और स्पेस से आता है। डिफेंस का जब हम बात करते हैं तो ऑल द 3 विंग्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारे तीनों विंग्स के डिफेंस को ये मदद करता है या अपने सामान को सप्लाई करता है। प्रोडक्ट और एक्सपर्टाइज क्या है इसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू स्पेशल स्टील्स। तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए, हाई वैल्यू स्पेशल स्टील। तो स्टील तो हम लोग जानते हैं, आयरन स्टील, तो स्टील बहुत अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो ये जो बिजनेस करती है या ये जो स्टील बनाती है, ये हाई वैल्यू स्पेशल स्टील बनाती है, लाइक अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, आर्मर ग्रेड पैलेट्स। नाउ व्हाट इज आर्मर ग्रेड पैलेट्स? आर्मर का मतलब होता है ये एक मेटल होता है जो कि जैसे हम लोग देखते थे पुराने जमाने में जब राजा लोग का युद्ध होता था तो वहां पर क्या होता था, सैनिक लोग हाथ में भाला लेके चलता था, मतलब एक डिफेंस करने के लिए आर्मर, और एक हाथ में तलवार होता था, एक हाथ में डिफेंस करने के लिए आर्मर होता था। तो वैसा ही आर्मर ग्रेड प्लेट्स बनाती है। मर्टेंस्टिक स्टील बनाती है, ऑस्थेंटिक स्टील बनाती है, प्रिसिपिटेशन ऑफ हार्डनिंग स्टील बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुपर अलॉयज बनाती है। तो सुपर अलॉयज किस पे बेस होता है? निकल बेस होता है, आयरन बेस होता है, कोबाल्ट बेस होता है। तो ये इतना माइन्यूट में अपने कंपनी क्यों पढ़ते हैं? ताकि एक आइडिया लग जाए
कि सुपर अलॉय ये किस किस कैटेगरी में है, निकल में, आयरन में एंड कोबाल्ट में। तो कहीं ना कहीं इनका मेन रॉ मटेरियल क्या होगा, इनका मेन रॉ मटेरियल होगा निकल, इनका मेन रॉ मटेरियल होगा आयरन और इनका मेन रॉ मटेरियल होगा कोबाल्ट। अब अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में अगर हम लोग को आइडिया है तो हम लोग समझ जाएंगे कि आयरन तो फिर भी इंडिया में बहुत मिल जाता है, निकल और कोबाल्ट जो है ये इंडिया में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं निकल और कोबाल्ट के लिए इनको डेफिनेटली फॉरेन पे डिपेंडेंट यानी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एंड वैरायटी ऑफ टाइटेनियम अलॉयज, और टाइटेनियम अलॉयज भी ये लोग बनाते हैं। तो सुपर अलॉयज में ये लोग निकल बेस, आयरन बेस, कोबाल्ट और टाइटेनियम अलॉयज बनाते हैं। The company has emerged as National Center for Excellence in Advanced Metallurgical Production for supplying critical alloys and products of national security. तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई क्रिटिकल अलॉयज। तो यहाँ पर ये वर्ड क्रिटिकल अलॉय का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसे अलॉय सप्लाई करती है जो कि कंट्री की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर वेरी क्रिटिकल मटेरियल। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया, नीश एंड यूजर सेगमेंट में किस किस को सर्व करती है, डिफेंस को, स्पेस को, एनर्जी को। फिर हाई वैल्यू स्पेशल स्किल्स बनाती है, सुपर अलॉयज बनाती है। सुपर अलॉयज में क्रिटिकल अलॉयज होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, कंपनी हैज स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेस्ड इन हैदराबाद। तो इनका मेन फैसिलिटी कहां पर है, हैदराबाद में इनका मेन फैसिलिटी है, तेलंगाना में। Competence of developing and manufacturing customized alloy. Now what do you mean by customized alloy? कि जिस कंपनी को या जिस कस्टमर को जिस तरह का अलॉय का रिक्वायरमेंट होता है, इनके पास ये टेक्निकल एबिलिटी है कि हम आपके मन के मुताबिक, आपको जैसा चाहिए बिल्कुल आपके हिसाब से कस्टमाइज करके अलॉय बना के देंगे। टेलर मेड, टेलर मेड मतलब जैसे टेलर के पास हम जब जाते हैं तो वो कपड़ा बिल्कुल वैसा बनाता है जैसा हम चाहते हैं, उसी नाप का बनाता है जो एग्जैक्टली हम लोग दे के आते हैं। तो एकदम टेलर मेड तरह का ये अलॉय बनाता है ताकि कस्टमर के नीड को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके। और करंटली ये लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं, करंटली दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ग्रीन फील्ड फैसिलिटी एट रोहतक। तो रोहतक में एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी आ रहा है जो ऑलरेडी चालू हो चुका है फॉर आर्मर प्रोडक्ट्स। तो अभी तक तो ये लोग क्या करते थे, आर्मर ग्रेड पैलेट्स बनाते थे, ठीक है, तो आर्मर ग्रेड पैलेट प्लेट्स बनाते थे, पर अब ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के सप्लाई करेंगे। तो यानी ये लोग क्या हो रहा है, वो लोग वैल्यू चेन में नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। पहले खाली प्लेट्स बनाते थे और बोलते थे भैया हम लोग प्लेट्स आपको सप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट आप जैसे बनाना है आप बनवा लीजिए। अब ये लोग बोल रहे हैं आप चिंता मत करिए, पूरा प्रोडक्ट ही हम आपको बना के दे देंगे। तो ऑब्वियसली जितना आप वैल्यू चेन में ऊपर जाते जाओगे आपका मार्जिन इंप्रूव करेगा, आपका रियलाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका अर्निंग्स इंप्रूव होगा। तो आर्मर प्लेट से ये लोग आर्मर प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाए। और ये फैसिलिटी कहां पर आ रहा है, रोहतक में। और नेलोर में इनका एक और फैसिलिटी आ रहा है टू मैन्युफैक्चर हाई एंड एल्यूमिनियम अलॉय। अभी तक ये लोग क्या अलॉय बनाते थे, निकल बेस, आयरन बेस, कोबाल्ट बेस। अब ये लोग कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, एल्यूमिनियम अलॉय भी अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया किसके साथ, नाल्को के साथ। अगर नाल्को के बारे में बताऊं तो दे आर द PSU कंपनी जो कि एल्यूमिनियम की ऑलमोस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया है। तो उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है ताकि एल्यूमिनियम के सप्लाई में इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम अगर इनको प्रॉपर रेट पे सप्लाई होगा तभी ये लोग एल्यूमिनियम के अलॉयज प्रॉपर रेट पे बना के दे पाएंगे। तो अपने को यहाँ थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में आइडिया लग गया। अब आ रहा है कि नए प्रोडक्ट्स जो इनके आ रहे हैं एल्यूमिनियम अलॉयज और जो आर्मर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, आर्मर प्रोडक्ट्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ। तो मिदानी is setting up a state of art armor manufacturing facility for personal group and vehicle protection at IMT रोहतक। तो रोहतक में ये लोग जो फैसिलिटी लेके आ रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो पर्सनल पर्पस में भी यूज आएगा, ग्रुप पर्पस में यूज आएगा और व्हीकल को प्रोटेक्ट करने में भी आएगा। तो इनका मेजर प्रोडक्ट्स क्या हो गया, पर्सनल प्रोटेक्शन, ग्रुप प्रोटेक्शन एंड व्हीकल प्रोटेक्शन। जैसे बुलेट प्रूफ पटका हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, फिर हेलीकॉप्टर आर्मरिंग हो गया, ये सब इनके मेन प्रोडक्ट्स आएंगे रोहतक में। इनका स्ट्रेंथ क्या चीज में है, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ आर्मर प्रोडक्ट्स। तो ये ऑलरेडी पहले से ऐसा आर्मर प्रोडक्ट्स बनाते आए हैं, पर शायद छोटे स्केल में ये काम करते थे,
अब ये लोग एक नया प्लांट पूरा लगा के इसको बड़े स्केल में करना चालू करेंगे। एंड दे हैव द एबिलिटी टू मीट ऑल नेशनल इंटरनेशनल बैलिस्टिक स्टैंडर्ड। बैलिस्टिक स्टैंडर्ड मतलब इनके पास ये क्षमता है कि ये ऐसा क्वालिटी आर्मर प्रोडक्ट देते हैं कि कोई भी, मतलब बैलिस्टिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई भी गोली अगर मारता है, आर्मर प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपके ऊपर अगर हमला हो तो वो आर्मर आपको डिफेंड करने में मदद करे, आपको सेव कर सके, आप प्रोटेक्ट कर पाओ अपने आप। तो उनके पास वो सारे बैलिस्टिक स्टैंडर्ड है जो कि एक प्रॉपर आर्मर को होने चाहिए। फिर एप्लीकेशन एरिया कहाँ पर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे? डिफेंस फोर्सेज में, ऑफकोर्स स्टेट पुलिस फोर्सेज में यूज होगा और आर्म फोर्सेज में यूज होगा। तो ये सारे जगह इनके ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे। जॉइंट वेंचर ये लोग जो नाल्को के साथ कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा कैपेसिटी है? उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड बोल के ये लोग कंपनी जॉइंट वेंचर फॉर्म किए हैं बाय मिधानी एंड नाल्को विद इक्वल इक्विटी पार्टनरशिप। यानी इसमें कितना शेयर है? 50-50% का शेयर ईच है, 50% ईच, यानी इक्वल हिस्सा में ये लोग काम कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ था? 21 अगस्त 2019 को। और एक ग्रीन फील्ड है पूरा, एक नया सा प्लांट सेटअप हो रहा है, 60,000 टन पर एनम हाई एंड एल्यूमिनियम अलॉय प्रोडक्शन प्लांट। इसका कैपेसिटी कितना होगा? 60,000 टन पर एनम का कैपेसिटी होगा। और बनाएंगे क्या? हाई एंड एल्यूमिनियम बनाएंगे। हाई एंड का अगेन मतलब हो गया कि ये जो होगा ये बहुत ही हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा जिसमें मार्जिन भी काफी अच्छा मिलेगा कंपनी को। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हाई एंड एल्यूमिनियम अलॉय बनाएंगे, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफआरपी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पर एफआरपी लिखा हो तो डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या है ये। फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स, प्लेट्स, शीट्स एंड कॉइल्स भी बनाएंगे। सेक्टर कहां पर यूज होगा? डिफेंस में एंड एरोस्पेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोस्पेस में इसका डिमांड बढ़ेगा। तो अपने को आगे देखना है कि एरोस्पेस कितना ग्रो कर रहा है, एरोस्पेस में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, उतना ही कहीं ना कहीं वो ग्रोथ परकुलेट इस कंपनी पर होगा कि जितना एरोस्पेस में ग्रोथ आएगा, जितना इसरो अच्छा काम करेगा, उतना बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। इंडस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताऊं तो कार्बन जो बेसिक स्टील होता है वो 91% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज कार्बन स्टील और 9% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो स्पेशलिटी स्टील का होता है। और ये कंपनी क्या बनाती है? स्पेशलिटी स्टील बनाती है। अब बात करते हैं कि जो 9% स्पेशलिटी स्टील है उसमें भी क्या होता है? अदर अलॉयज से 69% बनता है। स्टेनलेस स्टील जो फ्लैट है वो 20%, बियरिंग्स 5%, स्टेनलेस स्टील लॉन्ग्स 4%, स्पेशलिटी अलॉयज तो जो जिस काम में, जिस सेगमेंट में ये कंपनी मिधानी काम करती है वो है स्पेशलिटी अलॉय। तो स्पेशलिटी अलॉय इज लेस देन 2% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। यानी अभी इसमें और भी कितना बड़ा प्रोडक्शन इनहैंस करने का पॉसिबिलिटी कि टोटल प्रोडक्शन में लेस देन 2% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज स्पेशलिटी अलॉय। तो यहाँ वही लिखा है मिधानीज एरिया ऑफ फोकस इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल स्टील मार्केट ग्लोबल। तो ग्लोबली जितना होता है उसमें जो प्रोडक्शन है इट इज लेस देन 1% और उस सेगमेंट में ये काम करती है। तो कल को अगर डिमांड बढ़ेगा तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मिधानी को ही मिलने वाला। एंड यूजर सेगमेंट का बात करें तो ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 9% इस्तेमाल होता है इनके प्रोडक्ट का। इंडस्ट्रियल टर्बाइंस में इनके प्रोडक्ट का 11% इस्तेमाल होता है। डिफेंस में सबसे ऑलमोस्ट सेकंड ज्यादा 22% और सबसे ज्यादा जरूरत जो होता है इनका प्रोडक्ट का एरोस्पेस में 50% ऑफ इनके प्रोडक्ट जो है वो एरोस्पेस में इस्तेमाल होता है। माइलस्टोन इनका मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह से 1973 में स्टार्ट हुई थी और 2019-20 आते आते दे आर हाईएस्ट एवर वैल्यू प्रोडक्शन इनका अचीव हुआ है, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट सेल्स इन्होंने किया है और इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स को पेटेंट भी करवाया। तो रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंपनी में हुआ है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील बनाते हैं, उसमें अलॉय स्टील होता है और स्टेनलेस स्टील होता है। सुपर अलॉयज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया है कि निकल बेस्ड, आयरन बेस्ड और कोबाल्ट बेस्ड होता है। टाइटेनियम ये लोग बनाते हैं तो उसमें कमर्शियली प्योर टाइटेनियम और टाइटेनियम के अलॉयज भी बनाते हैं। और फिर नया प्रोडक्ट ये जो लेके आ रहे हैं आर्मर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और एल्यूमिनियम अलॉयज अपने पोर्टफोलियो में 2 नया प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो इनका होता है मेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्क। ये जो डिस्क होता है वो कहाँ? एरोनॉटिकल सेक्टर, यानी जो लोग स्पेस में जाते हैं रिसर्च, जैसे इसरो हो गया ना, तो इसरो जो है वो क्या है? स्पेस रिसर्च की कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसरो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इस तरह का इस्तेमाल होता है। फिर स्पाइडर कास्टिंग में होता है डेवलपमेंट ऑफ RHA स्टील फॉर पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ मिसाइल्स। तो मिसाइल को जब टेस्ट करते हैं तो RHA स्टील होता है कि ये मिसाइल इसमें पेनिट्रेट कर सकता है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए तो वो भी स्टील ये लोग बना के देते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे प्रोडक्ट का खासियत ये है कि ये सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी मिधानी के आने से पहले, मिधानी तो कंपनी बहुत लेटली आई है इस प्रोडक्ट में, इनके आने से पहले ये सारे प्रोडक्ट इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते थे। और ये कंपनी जो ये मिधानी जो ये सारा प्रोडक्ट बना रही है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत का जो हम लोग का मिशन है उसको अचीव कर पाए और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम लोग इंडिया में ही सप्लाई करें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? दे हैव अ यूनिक फैसिलिटी और इनके पास सब एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ एडवांस्ड प्रोडक्ट्स। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप इनका डिफेंस के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ऑलरेडी है। इनके पास खुद का R&D फैसिलिटी है। फिर हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट भी इनके पास है। फ्यूचर में इनका क्या स्ट्रैटेजी है अपनी कंपनी को ग्रो करने का? तो ये लोग बोल रहे हैं कि ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन करेंगे, कि वो लोग उस ग्रोथ के लिए ऑलरेडी उनका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन चल ही रहा है। ग्रीन फील्ड ऑलरेडी मैंने बताया कि लोग एल्यूमिनियम अलॉयज में इंटर कर रहे हैं, ये लोग आर्मर प्रोडक्ट्स में इंटर कर रहे हैं। फिर अपना फोकस R&D पे ज्यादा कर रहे हैं, तो ये लोग अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन कर रहे हैं और अपने R&D एक्टिविटीज में दिन पे दिन बढ़ोतरी कर। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ R&D एक्टिविटी? कि जितना ये लोग R&D करेंगे उतना ये लोग आगे चल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, और जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आएगा इनका खुद का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा और उसके वजह से इनके मार्जिन्स और अर्निंग्स आगे चल के काफी इंप्रूव होगा। ह्यूमन कैपिटल तो ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, ये लोग अब आर्मर प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, एल्यूमिनियम अलॉयज में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कंपनी और डाइवर्सिफाई कर रही है। पहले गिना चुना चीजों से, निकल कोबाल्ट ये लोग से आता था अर्निंग, अब एल्यूमिनियम अलॉय से भी अर्निंग करेंगे। आर्मर का पहले खाली प्लेट्स बनाते थे, अब आर्मर के प्रोडक्ट्स बना के वहां से भी अर्निंग करेंगे। तो ये सारा चीज कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कंपनी के पास चैलेंजेस क्या क्या है? तो चैलेंज कंपनी के पास सिर्फ एक ही है, मेन रॉ मटेरियल। तो इनके 3 मेन रॉ मटेरियल है, निकल, मॉलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। और क्या होता है कि ये तीनों रॉ मटेरियल के लिए, आयरन भी है बट आयरन के लिए ये लोग उतने ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस नहीं है। तो ये 3 मेन रॉ मटेरियल के लिए लोग पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो कंपनी इंपोर्ट्स ऑल रॉ मटेरियल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम। प्योर आयरन ये लोग इंपोर्ट करते हैं बट अभी धीरे धीरे लोग डोमेस्टिक एक्वायर करना चालू कर दिए हैं, तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी इसमें कम होते जा रहा है। और टाइटेनियम, टाइटेनियम भी इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये 3-4 इनके मेन रॉ मटेरियल है जो कि इनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। उसी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में ये कमोडिटी का प्राइस जब फ्लक्चुएट करता है ना, तो इनके मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, इनको थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो आप देख सकते हो कि निकल, मॉलिब्डेनम कैसा होता है दिखने में। इस तरह ये सब मेन इनके रॉ मटेरियल है जिससे ये लोग सारे प्लेट्स और ये सब चीज बनाते हैं। मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में क्या कहा था ये हम लोग सुन सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये आप चाहो तो YouTube में देख सकते हो ये वीडियो, इसमें मैनेजमेंट का इंटरव्यू दिया हुआ है, मैनेजमेंट इंटरव्यू विद मिस्टर SK झा। ये 22/4 का ET नाउ का इंटरव्यू है, आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो। हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे वो सारे क्या थे। तो उनसे पूछा गया था कि वॉर का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि वॉर का इनको काफी दिक्कत हुआ है, ठीक है। एज यू आर अवेयर इन द लास्ट क्वार्टर दैट देयर इज सम इम्पैक्ट ऑफ करंट कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड आल्सो हैज पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन सम ऑफ आवर रॉ मटेरियल एज वेल एज सेल्स। तो रॉ मटेरियल के सप्लाई पे भी इनको दिक्कत आया है पिछले क्वार्टर में, यानी Q4 में, और इनका सेल्स पे भी इंपैक्ट आया है बिकॉज ऑफ वॉर। ऑर्डर बुक पोजीशन इन्होंने बताया कि इनका भी 1317 करोड़ का ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 मार्च। ये कब का डेट में है? 31 मार्च 2022। तो ये अभी हम लोग जुलाई में है, तो अब जब रिजल्ट आएगा फर्स्ट क्वार्टर का तो वहां पर हम लोग को दोबारा से समझ में आएगा कि ये ऑर्डर बुक कुछ बढ़ा कि
नहीं बढ़ा। तो एज ऑन 31 मार्च 1317 करोड़ का है और ये ऑर्डर बुक सेम है 1 अप्रैल में 2021 में भी यही था। यानी ओपनिंग ऑर्डर बुक जो था, क्लोजिंग ऑर्डर बुक भी कहीं ना कहीं वही है। तो बोलेंगे क्या साल भर में कोई ऑर्डर मिला ही नहीं क्या इनको एक साल में? तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं मिला। व्हाट वी आर गेटिंग द ऑर्डर नाउ, दैट वी गेट द ऑर्डर्स एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इनको कोई लॉन्ग टर्म बड़ा ऑर्डर अभी नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ सो मच वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। क्योंकि पूरा अगर आप देखो तो पूरा मैक्रो लेवल पे सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। वॉर हो गया, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, बात आ रहा है रिसेशन में चले जाएगी इकोनॉमी। तो एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन कि आने वाले साल 1.5 साल में क्या होगा, नोबडी नोज। तो वहां पर इनको कोई लॉन्ग टर्म बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं मिल रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है जो ये लोग 6 महीना 7 महीना 8 महीना में कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो वही शॉर्ट टर्म इनको ऑर्डर मिल रहा है जिसकी वजह से इनका ओपनिंग ऑर्डर बुक और क्लोजिंग ऑर्डर बुक में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इन्होंने इस साल क्या क्या अचीव किया? इन लोगों ने अपना रोहतक वाला प्लांट स्टार्ट कर लिया, उसमें ऑलरेडी इनको 100 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिल भी चुका है। फिर इन्होंने अपना टाइटेनियम अलॉय का फैसिलिटी स्टार्ट कर लिया। फैसिलिटी तो इनके पास पहले भी था, अभी ये लोग क्या कर लिए, ये लोग टाइटेनियम पूरा शॉप बैठा लिए। तो पहले ये लोग क्या करते थे, टाइटेनियम अलॉयज बनाते थे, मे भी छोटे स्केल में बनाते थे और इनके पास फाइनल प्रोडक्ट बनाने का कैपेसिटी नहीं था। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपना कैपेसिटी को इनहेंस करके वहां पर टाइटेनियम शॉप बना लिया है। तो आवर टाइटेनियम फैसिलिटी नाउ वी आर पुटिंग एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग टाइटेनियम प्रोडक्शन इन अ सिंगल प्लेस which will meet the requirement of the international companies और precisely aerospace companies। यानी अब जो टाइटेनियम के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाएंगे वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाएंगे और इंटरनेशनल कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करने के लिए, वहां पर एरोस्पेस कंपनी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए टाइटेनियम के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाएंगे। तो ये दो बड़े मेन अचीवमेंट इन लोगों ने किए हैं। फिर इन लोगों ने एक 8 टन का वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग इन्होंने सेटअप किया है। इससे क्या होगा, टू इनहेंस द कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल स्टील। तो स्पेशल स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये इंडक्शन मेल्टिंग मशीन की वजह से वो भी बढ़ जाएगा। इनका स्क्रैप का अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में जाके तो स्क्रैप का मात्रा बढ़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि स्क्रैप हम लोग का ऐसा होता है कि वो हम लोग को बाद में किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम में आ जाता है, इसलिए स्क्रैप को हम लोग बाजार में बेचते नहीं है। और इस स्क्रैप का कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि ये सामान एरोस्पेस में काम आता है, डिफेंस के इक्विपमेंट में काम आता है। तो हम लोग ऐसे बाजार में किसी को भी ये स्क्रैप नहीं बेच सकते और यही कारण है कि स्क्रैप का इन्वेंट्री जो है ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। इन 2016 में ये स्क्रैप 17 करोड़ का था जो आज बढ़ के 217 करोड़ का होगा। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये स्क्रैप बढ़ गया है, बट जब भी इस ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम लोग के पास ऑर्डर में आएगा तो हम लोग ये स्क्रैप को यूज कर लेंगे जिसके वजह से हम लोग का आगे चल के रॉ मटेरियल पे पैसा बचेगा। तो इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है, टेंशन का कोई बात नहीं। एक्सपोर्ट्स को लेके उन्होंने बोला कि हम लोग अभी काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट छोटा छोटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, टर्की हो गया। फिर ये बोल रहे हैं कि बहरेन में भी ये लोग को सप्लाई किए। बट मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी ये जो ऑर्डर हम सप्लाई कर रहे हैं ये सब टेस्ट ऑर्डर जा रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्डर जा रहे हैं। और एक बार अगर इन सब क्लाइंट्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा हो गया, तब उनके तरफ से हम लोग को बड़े ऑर्डर मिले। तो वही बोल रहे हैं, बिकॉज इन इंटरनेशनल मार्केट सिंस वी आर एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आवर प्रोडक्ट्स आर बीइंग टेस्टेड फॉर क्वालिटी, फॉर प्रोसेसिंग एंड फॉर सर्टिफिकेशन। तो हमारे प्रोडक्ट को अभी टेस्ट किया जा रहा है और एक बार ये सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफाई हो गया कि हमारा प्रोडक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच कर सकता है, तो वहां पर हम लोग को बड़े ऑर्डर्स मिले। और उसके लिए लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बिडिंग करना पड़ रहा है। फॉरेन मार्केट में कस्टमर ऐसे ही फोन पे बात करके नहीं मिल जाते, आपको बिडिंग करना पड़ता है। बिडिंग में अगर आपका रेट इफेक्टिव, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और बाजार में आप सस्ता रेट में माल बेचते हो, तब आपको फॉरेन से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। तो वही बोल रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है, टू पेनिट्रेट द मार्केट इनिशियली we have taken a conscious decision by the board that we will operate with a very less margin। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में ये लोग अपना मार्जिन काफी कम रखेंगे इनिशियली, क्योंकि इनको अभी मार्केट में पेनिट्रेट करना। रॉ मटेरियल का इन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम लोग का जो मेन रॉ मटेरियल है अभी भी हम लोग फॉरेन पे इंपोर्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। नेट कैप अप्रूवल, नेट कैप क्या होता है? नेट कैप जो होता है ये एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है।
जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको यूरोप में, आपको यूएसए में अपने दवाई को बेचना है, तो आपको यूएस एफडीए से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। उसके बिना आप इस तरह के मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को या अपनी दवाई को नहीं बेच सकते। नेटकैप सर्टिफिकेशन भी वैसा ही है कि ये सर्टिफिकेट के बिना आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में कोई भी सामान इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सकते। आप अपने देश में जितना भी बेचना है बेचो, फॉरेन मार्केट जो बड़ा यूरोपियन मार्केट है जहां से मेन अर्निंग्स आएगा, वहां पर आपका एरोस्पेस रिलेटेड मटेरियल जो है वो तभी बिकेगा जब आपके पास एनडी कैप का, नेट कैप का सर्टिफिकेशन। तो ये नेट कैप का सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट ने बोला है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 6 महीना के अंदर ये सर्टिफिकेट इनको मिल जाएगा। उसके बाद ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपने एरोस्पेस इक्विपमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आगे कितना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। नेट कैप का सर्टिफिकेट मिलते ही एरोस्पेस में लोग एक्सपोर्ट करने लगेंगे। फिर बोल रहे हैं कि ये लोग जो अपना अभी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में ट्रायल के लिए गया ही हुआ है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मेड इन इंडिया से अच्छा क्वालिटी कहीं नहीं मिलता है। जब फॉरेन मार्केट में चाइना का माल बिक जाता है तो इंडिया का तो क्वालिटी में दुनिया मानती है कि मेड इन इंडिया का क्वालिटी का कोई टक्कर नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि अभी टेस्टिंग के बाद जब बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे एक्सपोर्ट से, वहां इनका अर्निंग्स बढ़ेगा। हाँ, मार्जिन कम होगा, ठीक है ना, मार्जिन शुरू में कम भी रहेगा तो क्या टॉप लाइन तो बढ़ेगा। और मार्जिन कम का मतलब ये तो नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाएगी, कम कमाएगी, बट अल्टीमेटली टोटल प्रॉफिट में तो ग्रोथ आएगा ना, अर्निंग पर शेयर तो कंपनी का बढ़ेगा। नेटकैप मिलने के बाद एरोस्पेस का इक्विपमेंट सप्लाई करने लगेगी, और एरोस्पेस में अगर एयरबस कंपनी के साथ इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बड़ा, तो वहां तो कंपनी में एक कंप्लीट यूटर्न आ जाएगा। केपेक्स इन्होंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है सॉरी, तो वी हैव ऑलरेडी फॉर वाइड प्लेट मिल, तो इनका एक वाइड प्लेट मिल नया प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, वाइड प्लेट मिल, उसमें ये लोग केपेक्स बोल रहे हैं, लोगों ने 500 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। फिर आर्मर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आर्मर वाले प्रोडक्ट में भी इनका कैपेसिटी जो केपेक्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इनका। We have already completed more or less and very little part is left now. और 60 करोड़ ऑलरेडी ये लोग दूसरे किसी आर्मर प्रोडक्ट में कंप्लीट खर्चा कर चुके हैं। तो इनसे इनका एक्सपेक्टेशन क्या है? तो ये लोग बोल रहे हैं कि स्प्रिंग प्लांट, तो अपने को भी क्या समझना है, इनका 3 मेन एक्सपेंशन क्या क्या हुआ है। पहला है वाइड प्लेट मिल में इनका केपेक्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग केपेक्स में आए ना, तो उसको शॉर्ट में एक नोट के जैसे दिमाग में रखना चाहिए कि वाइड प्लेट मिल का इनका केपेक्स कंप्लीट हो गया है, उसमें इन लोगों ने 500 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्चा कर दिया। दूसरा इनका केपेक्स कहाँ कंप्लीट हो गया, बोल रहे आर्मर प्रोडक्ट का ऑलरेडी हम लोग का केपेक्स कंप्लीट हो गया, थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पर वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने 60 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट खर्चा कर दिया। और तीसरा इनका जो केपेक्स आया है वो कहाँ पर आया है, स्प्रिंग प्लांट। तो स्प्रिंग प्लांट बोल रहे हैं और केपेक्स एक्सपेंडिचर इज कमिंग टू एंड, तो वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने है। तो 3 अलग अलग डिवीजन में इनका केपेक्स ऑलरेडी खत्म होना है। तो क्या होता है, कभी भी इस तरह की कंपनी में जब केपेक्स चालू होता है ना, तो पैसा जाता है, वहां से अर्निंग कुछ नहीं आ रहा, तो उस समय अर्निंग पर शेयर बहुत कम होता है। पर जैसे ही ये कैपेक्स कंप्लीट होता है, कंपनी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाती है, और उसके बाद वहां से अचानक से एकदम रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा आने लगा। तो इनका 3 बड़ा बड़ा केपेक्स ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुआ है क्वार्टर 4, या समझ सकते हैं क्वार्टर 4 में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था मार्च तक, बट अप्रैल में जून जो फर्स्ट क्वार्टर हम लोग का गया है उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। और वहां से कंपनी कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ जो प्लेट मिल है उससे लोग बोल रहे हैं जब 100% कैपेसिटी पे काम करने लगेगा ना, तो 500 करोड़ का ऑलमोस्ट वहां से रेवेन्यू आएगा। बट फिलहाल ये लोग बोल रहे हैं FY23 में ये लोग 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कहां से कर रहे हैं, वाइड प्लेट मिल से। तो यहाँ से 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर्मर प्रोडक्ट से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 से 70 करोड़ का रेवेन्यू जो है ये आर्मर प्रोडक्ट से आएगा। तो मोर और लेस असेट टर्न जो है, असेट टर्नओवर इज 1 टाइम्स। 60 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया, उतना ये लोग रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एसेट टर्नओवर इज 1 टाइम। यहाँ पर भी वही है, 500 करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्चा किया है, फिलहाल 250 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, बट आगे चल के इनका टारगेट है कि 500 करोड़ का रेवेन्यू है। स्प्रिंग का ये लोगों ने बताया है मैनेजमेंट ने कि जो इनका स्प्रिंग डिवीजन है वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा रेलवेज के ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, और रेलवे का ऑर्डर अभी ये लोग कुछ सर्टिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद वहां से ऑर्डर आएगा। तो मिनिमम ये लोग मान के चल रहे हैं कि 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू तो वहां से डेफिनेटली आ जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा लोअर साइड में भी सोच के चले तो करीब करीब यहाँ से 300 सवा 300 करोड़ का टॉप लाइन
आगे बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा टॉप लाइन आता हुआ दिखता है। तो ये भी काफी अच्छा है कि कंपनी का टॉप लाइन आगे चल के काफी ग्रो करेगा। प्लेट मिल का कैपेसिटी कितना है? 30,000 टन का कैपेसिटी इन लोगों ने लगाया है। अपॉर्चुनिटी डिफेंस स्पेस में इनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 66,390 76,390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी प्रपोजल दिया है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ वन एरिया, दैट एरिया इज दे आर टॉकिंग अबाउट, मतलब जहां पर ये लोग मेन खर्चा करेंगे वो है इंडिजिनाइजेशन ऑफ मटेरियल ऑफ सुकोई इंजन। तो सुकोई इंजन में ये लोग खर्चा करेंगे ज्यादा, और सुकोई इंजन को जब नया मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, उसका जब इंडिजिनाइजेशन होगा, तो वहां पर मैनेजमेंट बोल रही है मिधानी हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज मेनी ऑफ द अलॉयज which is being used for the Sukhoi application, we have the technology to manufacture these alloys. तो यहाँ पर इनके लिए complete U-turn possible है। अगर Sukhoi इंजन में काम चालू हो जाता है तो इनको वहां से काफी बड़े बड़े ऑर्डर आगे चल के मिलेंगे, और मैनेजमेंट इसको लेके काफी इंथुजियास्टिक है। फ्यूचर आउटलुक बोल रहे हैं, मैनेजमेंट का बोलना है कि आई विल टेल टुडे यू माइट सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस they are talking about 5 billion export to 25 billion of production, so that increase itself is coming to twice x। तो वहां पर बोल रहे हैं कि रेवेन्यू पोटेंशियल जो आगे चल के 4-5 years डाउन द लाइन है, टॉप लाइन मिनिमम 2x तो होना ही। whatever we are today it has to go to double, यानी जाना ही होगा, टॉप लाइन को डबल होना ही होगा। ये नहीं कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, 4-5 years डाउन द लाइन में मैनेजमेंट का ये बोलना। तो उसके लिए इनको कम से कम 20 से 25% का टॉप लाइन ग्रोथ करना ही पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग आराम से ये 20 से 25% का टॉप लाइन ग्रोथ अचीव कर लेंगे। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे कि कंपनी का वैल्यूएशंस क्या हो सकता है। तो कंपनी का वैल्यूएशन करंटली इनका 860 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर मैं 25% का मानता हूं, और मल्टीपल इनको अगर मैं 15 का मल्टीपल देता हूं, तो इनका जो वैल्यू मेरे हिसाब से निकल के आता है 266 आता है। यहाँ पर मैंने डेट 11 करोड़ का लिया है, लॉन्ग टर्म डेट के हिसाब से मैंने लिया है। अगर आप इसको देखो तो इनका डेट करीब करीब 260 करोड़ का ओवरऑल डेट है। तो ये वैल्यूएशन में आप थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो 260 करोड़ का अगर डेट लेते हैं तो ये प्राइस जो है 256 निकल गया है। मैंने थोड़ा सा ये बुलिश फेज में है, इसलिए मैंने डेट थोड़ा कम लिया, ठीक है। अगर एक्चुअल डेट 260 करोड़ जो इनके बुक्स में टोटल है वो लेके चलता हूं तो 256 के आसपास का इनका वैल्यू आता है, जबकि प्राइस 170 है। सिमिलरली अगर नॉर्मल मार्जिन लेके चलते हैं और नॉर्मल 20% का ग्रोथ मानते हैं, इबिटा मार्जिन 28% का मानते हैं, 31% का नहीं भी होता है, और अगेन अगर मैं डेट को 260 करोड़ कर लेता हूँ टू बी ऑन अ सिंपलिस्टिक वे, तो यहाँ से इनका प्राइस, इसका प्राइस जो आता है निकल के ये करीब करीब 170 के रेंज में आएगा, 170-180 के रेंज में आएगा, जो कि करंटली अभी इसका फेयर प्राइस है कंपनी। और अगर मैं बेयरिश फेज में चला जाऊं और ग्रोथ खाली 15% का लेके चलते हैं और मार्जिन 25% का देते हैं, अगेन यहाँ पर डेट को मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा, 11 करोड़ नहीं लेके अगर सिर्फ प्रॉपर 260 करोड़ का डेट अपने लेते हैं, तो अगेन ये वैल्यूएशन थोड़ा सा 115 रुपए के आसपास है। तो आई डोंट थिंक कि अभी जैसा डिफेंस में पोटेंशियल है, आगे चल के जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि शिप बिल्डिंग में काफी ऑर्डर्स है। तो अपना मजगांव डॉक के पास अच्छा खासा ऑर्डर है, हेल के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, फिर तो शिपिंग ये क्या बोलते हैं गार्डन रीच के पास अच्छा खासा ऑर्डर है। तो डिफेंस में ऑलमोस्ट सारी कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर बुक है, और वो ऑर्डर बुक को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं इनके अलॉयज का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा। फिर स्पेस रिसर्च में इंडिया अभी काफी अच्छा काम कर रहा है, इसरो काफी अच्छा काम कर रहा है, तो वहां पर भी इनके पास काफी बड़े ऑर्डर आएंगे। तो मेरे को आने वाला 1-2 साल बियरिश फेज तो नहीं दिखता है। मिनिमम ये होगा कि कहीं ना कहीं ये 256 और 170 के बीच में ये प्राइस रहना चाहिए। बट अगेन ये किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, और वी डू नॉट होल्ड दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो आल्सो करेंटली। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, और ये वैल्यूएशन निकाल के दिखाने का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक आइडिया लग सके कि कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं और एक रीजनेबल प्राइस इसका क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। बट आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें,
और यहाँ पर मेरे तरफ से किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं। अगर हम लोग ये देखें कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आया है, तो उस न्यूज को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अभी आज ही का ये न्यूज है थोड़ा सा। तो आज ही क्या बताया, देखिए, सिविलियन सून फ्लाई टू स्पेस, इसरो आई स्पेस टूरिज्म। तो इसरो जो है स्पेस टूरिज्म में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, और वहां पर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा कि इसरो क्या काम करता है। सॉरी, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया था कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिविलियंस के लिए ये लोग इसरो क्या कर रहे हैं, स्पेस टूरिज्म चालू कर रहे हैं। अब स्पेस टूरिज्म अगर चालू होता है, गगनयान नाम का एक प्रोजेक्ट, तो आप समझ सकते हो कि स्पेस टूरिज्म स्टार्ट होने के बाद कितना सारे रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा, कितना सारे रॉकेट्स का और स्पेसशिप जो स्पेस में लेके जाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, डिफेंस ये एरोस्पेस को जो अलॉय सप्लाई करने वाली तो एकमात्र कंपनी यही है। तो जितना स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा उतना ज्यादा इसके प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ मिनिस्टर ने क्या कहा है, जितेंद्र सिंह ने said that Indian Space Research Organization was in the process of developing indigenous capability towards space tourism। तो indigenous capability हम लोग डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो निकल के आएगा बेनिफिशियरी, वो मिश्रा धातु निगम ही होगा। एंड दैट इज द मेन पर्पस व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, कि क्यों इसको आगे चल के बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अब इसके वैल्यूएशंस का अगर बात करें मिश्रा धातु का, तो हम देख सकते हैं कि किस रेट पे ट्रेड कर रहा है। 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 18 के पी पे है। तो जिस तरह का मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, 18 का पी क्वाइट रीजनेबल। अगर आप देखो तो ऊपर 215 आ ही गया है और नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं गया है। तो इट इज अ फेयर प्राइस जहां पर हम ये शेयर में एंट्री चाहे तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट कर सकते हैं। इनका क्वार्टरली अर्निंग्स का बात करें तो मार्च का अर्निंग्स है, अभी जून का अर्निंग्स आया नहीं है। तो रेवेन्यू हर क्वार्टर इनका बढ़ते जा रहा है। 114 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 188 का हुआ, 230 करोड़ का हुआ, और मार्च में तो 323 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। इबिटा मार्जिन देखें तो 22, 28, 27 और 38% का इबिटा मार्जिन। तो 38% का इबिटा मार्जिन करने वाली कंपनी हैज टू बी वैल्यूड वेल। तो इनको 18 से ज्यादा का पी ये कंपनी डिजर्व करती है। 4 रुपया 32 पैसा का अर्निंग इन्होंने सिर्फ इस क्वार्टर में किया है। पूरे साल का रिकॉर्ड देखें तो 900 करोड़ 860 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, विद ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन ऑफ 31%। पूरे साल का मार्जिन 31% का एवरेज आ रहा है, और 9 रुपया 40 पैसा का अर्निंग पर शेयर आया है इस साल में। तो हर साल अगर हम लोग देखें यहाँ से 2018 ऑनवर्ड्स, तो हर साल अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो आगे चल के इनका ग्रोथ अच्छा ही दिख रहा है। 3 साल के कैगर में 7% का टॉप लाइन ग्रोथ किया है। प्रॉफिट जो ग्रो किया है 11% से प्रॉफिट ग्रो किया है। बैलेंस शीट में देखें तो डेट जो मैंने बताया 260-70 करोड़ का ओवरऑल डेट है। तो इसको अगर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डिवाइड भी करें तो मैंने तो कंजर्वेटिव होकर 260 करोड़ पूरा डेट मान के वैल्यूएशन किया आपके सामने। कैश फ्लोज भी कंपनी पॉजिटिव जनरेट करती है। इस साल नहीं की क्योंकि इन्होंने केपेक्स में काफी खर्चा किया है, तो वहां पर इनका कैश फ्लो थोड़ा सा इस साल सबड्यूड रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। पहला क्वार्टर इनका स्पॉइल हो गया था क्योंकि कोरोना का सेकेंड वेव आ गया था, और लास्ट क्वार्टर में लड़ाई हो गया और इस तरह का वॉर की वजह से इनका ये इम्पैक्ट आ गया। पर अदरवाइज अगर देखें तो कंपनी में गवर्नमेंट का जो प्रमोटर का होल्डिंग 74% है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 15% है, और नॉर्मल पब्लिक के पास हार्डली 11% का होल्डिंग है। तो ऑल इन ऑल कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, सही प्राइस पे अभी अवेलेबल है। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन कभी आ जाए इस कंपनी में, बट बहुत ज्यादा करेक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है। तो दिस इज वन कंपनी जहां पर आप देख सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी मिश्रा धातु निगम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने मिला इस कंपनी के बारे में, कुछ सीखने मिला और कुछ आइडिया मिला कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और एक ये सीखने को मिला कि क्या हम लोग जब भी कोई भी कंपनी में शेयर खरीदने का सोचते हैं, इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, कैसे इस कंपनी को हम लोग स्टडी करते हैं और फिर एक रैशनल जजमेंट लेते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है, तो इस चैनल के साथ बने रहें आगे भी।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंपनी के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।